Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss CPU scheduling algorithm, in which first we will discuss FCFS scheduling algorithm, that is first come first serve, and then next we will discuss about SJF algorithm, that is shortest job first. So here we go to start our topic. So let us discuss the first CPU scheduling, that is FCFS. As the name suggests, first come first serve. It is a scheduling algorithm based on the arrival time of the process, right? तो FCFS scheduling algorithm जो है वो arrival time पर depend करता है. Arrival time पर क्यों depend करता है? क्योंकि जैसे name से पता चल रहा है first come first serve. It means जो पहले process arrive हुआ, आप पहले उसे CPU को allocate करेंगे. Right now, the next is it works in non-preemptive mode. What is non-preemptive mode? Non-preemptive मोड में आपके जो प्रोसेस है, प्रोसेस को पूरा बस टाइम आप कंप्लीट कराते हैं, यानी कि प्रोसेस पहले पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है, बीच में आप उस प्रोसेस को पॉज नहीं कर सकते, या उस प्रोसेस को पॉज करके आप किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन टाइम नहीं दे सकते. सो दैट इज नॉन प्रिएम्प्टिव मोड. और दूसरे वर्ड्स में बात करें प्रिएम्प्टिव क्या होता है? प्रिएम्प्टिव में आप किसी प्रोसेस को बीच में रोककर नए प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट कर सकते हैं, राइट? सो एफसीएफएस हमारा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में वर्क करता है, एंड इसका जो क्राइटेरिया है वो अराइवल टाइम पर बेस्ड है, राइट? सो विद दिस स्कीम द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट, यानी कि जो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट पहले ग्रांट हो जाएगी, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा. The implementation of FCFS policy is easily managed with the FIFO queue. एक FIFO queue मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू मेंटेन होती है जिसके बेसिस पर हम प्रोसेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि अगर अभी अराइवल टाइम के बेसिस पर ये प्रोसेस अभी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. सो लेट अस डिस्कस दिस FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Consider this example, right? Here we are given process number. There are three processes P1, P2 and P3, and their burst time is given. We have already discussed all the times, burst time, waiting time, what is turnaround time. So अपने previous video lecture में हमने discuss किया था कि burst time क्या होता है, turnaround time क्या होता है और waiting time क्या होता है. So if you want to know about that, you need to go to the previous lecture. So here I'm going to explain how we can apply FCFS scheduling algorithm. सो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर प्रोसेस का अराइवल टाइम नहीं गिवन है. इट मीन्स आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है. सो मैं यहाँ पर दो केस लेके चल रही हूँ. केस कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं दो केस एक्सप्लेन करूंगी. केस 1, लेट्स से सपोज प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर अराइव इन द ऑर्डर P1, P2 एंड P3. मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस उसमें अराइव हो रहा है, P1, P2, P3 ऑर्डर में अराइव हो रहा है. तो इसको हम किस तरह से सीपीयू को एलोकेट करेंगे इन प्रोसेसेस को, उसके लिए हम एक बनाते हैं गैंट चार्ट, राइट? वी विल ड्रॉ अ गैंट चार्ट. एंड गैंट चार्ट हम किस तरह से बनाते हैं? लेट अस डिजाइन द गैंट चार्ट फॉर दिस क्वेश्चन. जब आप गैंट चार्ट डिजाइन करते हैं तो गैंट चार्ट डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि हमारा कौन सा प्रोसेस आया है. यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं. गैंट चार्ट जब भी लेते हैं, गैंट चार्ट इज द चार्ट जो कि आपका बताता है कि सीपीयू प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट? तो ये हमेशा आपका 0 से इनिशियलाइज होता है, 0 से स्टार्ट होता है. यहाँ पर ये टाइम है 0 नैनो सेकेंड. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज 0 नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड, राइट? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोसेस जो किस केस में आया है, किस ऑर्डर में आया है, P1, P2, P3. इट मीन सबसे पहले प्रोसेस P1 आया, देन P2 आया एंड P3 आया. तो जब प्रोसेस P1 पहले आया तो हम यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो हम यहाँ पर P1 को पहले टाइम दे देंगे. जब आपने P1 को टाइम दिया यहाँ पर, तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 24, राइट? सो दिस इज 24. तो ये 24 सेकेंड तक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद आ रहा है आपका P2. P2 को कितने मिली सेकेंड चाहिए? 3. तो यहाँ पर आया P2, और जब आप इसे 3 नैनो सेकेंड का टाइम देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27. एंड देन एट लास्ट आपका आ रहा है प्रोसेस P3. और P3 जब आ रहा है, P3 का जो आपका टाइम है वो कितना टाइम आप दे रहे हैं P3 को? 3 नैनो सेकेंड का, बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 3. सो हियर इट विल बिकम 30. Here it will become 30, right?
तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेस इस केस में अराइव हुए। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो अगर सिंपल से वर्ड्स में बोले कि वेटिंग टाइम ऑफ P1 कितना हुआ? वेटिंग टाइम ऑफ P1, यहाँ पर हम गैंट चार्ट की हेल्प से देखें कि P1 को कितना वेट करना पड़ रहा है। P1 को 0 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है, यानी कि P1 को तो वेट ही नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि P1 जैसे ही आया उसे CPU का टाइम मिल गया, सो P1 का वेटिंग टाइम हो गया 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें P2 के वेटिंग टाइम की, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P2 को कितना वेट करना पड़ रहा है। P2 का जो नंबर आ रहा है वो 24 मिली सेकेंड के बाद आ रहा है, राइट। यानी कि P1 को CPU का टाइम कब मिला? 24 मिली सेकेंड पर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देंगे वेटिंग टाइम ऑफ P2। Waiting time of P2 becomes what? 24. And if we talk about waiting time of P3, what it will be? Waiting time of P3 will be, क्योंकि P3 को कितने टाइम बाद आपका CPU असाइन हो रहा है? 27। सो P3 का जो वेटिंग टाइम है वो 27 हो जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। सो व्हाट इट विल बिकम? द वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस विल बी इक्वल टू P1 का वेटिंग टाइम प्लस P2 का वेटिंग टाइम प्लस P3 का वेटिंग टाइम, बिकॉज देयर आर 3 प्रोसेसेस, सो यू विल डिवाइड इट बाय 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेटिंग टाइम ऑफ तीनों के वेटिंग टाइम को आप ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 24 प्लस 27। 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3। 27 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा 17, राइट। ये एवरेज वेटिंग टाइम निकल कर आया 17। दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। एवरेज वेटिंग टाइम आपका आ गया 17। अब लेट से मैं यहाँ पर आपको एक केस और बताती हूँ। यहाँ लेट से मैं अब केस अज्यूम करके चल रही हूँ, केस टू में मैंने प्रोसेस का सीक्वेंस चेंज कर दिया। केस टू में मैं कंसीडर करके चल रहे हैं हम कि लेट से कि पहले प्रोसेस P2 अराइव हुआ, देन P3 आया एंड देन P1 आया। इट मींस सपोज प्रोसेस arrive in the order P2, then P3 and then P1। हमारे प्रोसेस जो है P2, P3 एंड P1 फॉर्म में आ रहे हैं। तो अब इसके लिए अगर हम गैंट चार्ट ड्रॉ करें, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा व्हाट विल बी द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से बनेगा? यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रोसेस अराइव हो रहा है P2, राइट। अब P2 0 पर आया, जैसे ही लेट से P2 पहले आ रहा है, तो P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है? 3। तो P2 का बर्स्ट टाइम यहाँ पे आपने 3 असाइन कर दिया, ये 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद आ रहा है P3 अगेन 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर आपका 6, क्योंकि P3 भी 3 मिली सेकंड के लिए आ रहा है। एंड देन आपका आ रहा है P1। तो ये P1 जब आपका आया, इसको कितना चाहिए था? इसका बर्स्ट टाइम है 24, सो इट विल एग्जीक्यूट, इट विल टेक टाइम 24 नैनो सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 30। अब अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें इस केस में, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम ऑफ P1, इट विल बी 0। वेटिंग टाइम ऑफ P2 की बात करें, क्योंकि P2 पहले आ रहा है, P2 का वेटिंग टाइम 0 है। अगेन वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करें P3 का, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि P3 को 3 सेकंड तक वेट करना पड़ा है, तो इसका टाइम 3 हो जाएगा। एंड अगर P1 की वेटिंग टाइम की बात करें, वेटिंग टाइम ऑफ P1, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 6, बिकॉज P1 को यहाँ पर 6
सेकेंड के लिए वेट करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 0, 3 और 6। अगर हम इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं, सो व्हाट इट विल बी, एवरेज वेटिंग टाइम will be 0 plus 3 plus 6 divided by 3। तो ये आपको कितना मिलेगा, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 3, राइट। 0 प्लस 3 प्लस 6 कितना हुआ, 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। तो FCFS का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम से सफर करती है जिसको हम बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट, राइट। वी कॉल इट कन्वॉय इफेक्ट। अब अगर इस कन्वॉय इफेक्ट की बात करें तो ये कन्वॉय इफेक्ट क्या है? कन्वॉय इफेक्ट अगर हम दोनों केसेस को ऑब्जर्व करें, केस 1 और केस 2 को, तो कन्वॉय इफेक्ट कहता है कि अगर FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपके लार्ज बर्स्ट टाइम के प्रोसेस आप पहले प्रोसेस करते हैं, लार्ज बर्स्ट टाइम जिनका है अगर हम उन्हें पहले प्रोसेस करें, तो उस केस में एवरेज वेटिंग टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज द कन्वॉय इफेक्ट। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर लार्ज बर्स्ट टाइम P1 का है और अगर ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, इट मींस जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जा रहा है, P2 को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जा रहा है और P3 को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जा रहा है, राइट। जबकि हम इस केस में देखें, यहाँ पर हमने शॉर्ट बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस पहले लिए हैं, अगर अगर फर्स्ट पहले शॉर्ट बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस पहले अराइव हो रहे हैं, तो उस केस में जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है वो कितना आ रहा है, 3। तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें ये पता चला कि अगर लार्ज बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस आपके पहले आ रहे हैं, तो उस केस में आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। जबकि आपका जैसे केस 1 में बढ़ा हुआ है टाइम 17 आ रहा है और केस 2 में जो आपका है एवरेज वेटिंग टाइम वो 3 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कन्वॉय इफेक्ट एंड द FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर्स विद दिस इफेक्ट and it is called convoy effect. I hope that will be clear to you. So इसके लिए हम यूज करते हैं SJF, it means shortest job first scheduling algorithm। क्योंकि shortest job first में हम क्या करते हैं, जिनका बस टाइम शॉर्ट है उन्हें हम पहले प्रोसेस करते हैं। तो before starting SJF, let us discuss one more example of the FCFS scheduling algorithm. So let us discuss one more example of FCFS scheduling algorithm. Here in this question you are given that there are 3 parameters, आपको process number दिया है, arrival time दिया है और burst time दिया है। What you need to calculate is calculate average turnaround time and average waiting time using FCFS. FCFS का use करके आपको average turnaround time और average waiting time calculate करना है, right? So first of all, what we will do for FCFS, because it is FCFS, first come first serve, so we will draw a Gantt chart. So आप इस solution को भी छोड़ दीजिए, हम अपना Gantt chart draw करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम अपना Gantt चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इसे सॉल्व कर पाना। तो मैं Gantt चार्ट अगेन बना रही हूँ, ऐसे सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर सॉल्यूशन ऑलरेडी, बट हम यहाँ Gantt चार्ट बताते हैं सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि प्रोसेस जो P1 है वो कितने टाइम पर आ रहा है, 0 पर। इट मीन्स जैसे ही 0 टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपका प्रोसेस 1 एंटर कर चुका है। अब प्रोसेस 1 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 3, इट मीन्स ये 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, राइट। 0 से 3 तक इसका एग्जीक्यूशन होगा। नाउ अब 0 से 3 के बीच में हमने देखा कि 1 सेकंड पर कौन आ चुका था, प्रोसेस P2, और 2 सेकंड पर कौन आ चुका था, प्रोसेस P3, और 3 सेकंड पर अराइव हो चुका था प्रोसेस P4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोसेस इस टाइम पर लेट्स से यहाँ 1 है, यहाँ प्रोसेस P2 आया होगा, राइट। फिर आपका 2 सेकंड पर कौन आया होगा, प्रोसेस P3, एंड और 3 पर आपका आया है प्रोसेस P4, राइट। P2, P3 और P4 आपके अराइव हो चुके हैं। अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर अब आपको किस प्रोसेस को टाइम देना है, बिकॉज वी हैव नाउ 3 प्रोसेसेस इन द वेटिंग लिस्ट, राइट। प्रोसेस P2, P3 और P4। तो प्रोसेस P2, P3, P4 में सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले आपका आया है P2। तो हम यहाँ पर किसे टाइम दे देंगे, P2 को, बिकॉज P2 हमारा पहले आया है। तीनों प्रोसेस में से P2, P3, P4 में से प्रोसेस पहले P2 आया है, सो P2 को हम यहाँ टाइम दे देंगे। अब P2 का बर्स्ट टाइम दैट इज 1, तो ये 3 से 4 तक एग्जीक्यूट होगा। नाउ अब आपके पास 4 पर एक और प्रोसेस एंटर कर चुका है दैट इज P5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोसेस आपका P5 एंटर कर चुका है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोसेस है, प्रोसेस P1 कंप्लीट हो चुका है,
प्रोसेस P2 कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास रिमेनिंग प्रोसेस है P3, P4, P5। तो हम ये देखें कि कौन से प्रोसेस को हमें पहले CPU को असाइन करना है। प्रोसेस P3 को हम असाइन करेंगे बिकॉज P3 पहले आया हुआ है, P3 पहले से वेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने प्रोसेस P3 को टाइम दिया। P3 को जब आपने टाइम दिया तो ये आपका हो जाएगा, कितना बस टाइम चाहिए P3 को, 2 का, तो ये हो जाएगा 6। एंड देन आपको टाइम चाहिए, देन आप टाइम देंगे P4 को। P4 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 5। तो ये आपका कब तक एग्जीक्यूट करेगा, 5 तक। ये आपका हो जाएगा 11। एंड देन एट लास्ट आपका आएगा P5। तो जब आपका P5 यहाँ पर आया तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4। ये हो जाएगा आपका टोटल 50। आई होप नाउ गैंट चार्ट आपको ये क्लियर होगा कि हमने किस तरह से ड्रॉ किया है। अब स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि हमें बताना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग FCFS। तो जब हमें एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं। सो स्टूडेंट, इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू मेक अ टेबल, राइट। तो हम टेबल यहाँ पर देखते हैं कि टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। दैट इज, आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप पहले लिखेंगे प्रोसेस नंबर, प्रोसेस का नंबर होगा, उसका कंप्लीशन टाइम होगा, उसका टर्न अराउंड टाइम होगा और उसका वेटिंग टाइम होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है दैट इज टर्न अराउंड टाइम, स्टैंड्स फॉर टर्न अराउंड टाइम, एंड दिस इज वेटिंग टाइम, जिसके फॉर्मूले हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोसेसेस कितने हैं। प्रोसेसेस हमारे पास हैं P1, P2, P3, P4 और P5। हमने प्रोसेसेस नोट कर लिए। अब इस गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग, गैंट चार्ट अभी हमने देखा किस तरह से बनाया है। तो गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा प्रोसेस जो P1 है, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है। P1 का कंप्लीशन टाइम है 3, बिकॉज P1 कितने टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, 3 पर। सो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम 3 है। प्रोसेस P2 कितने टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, 4 पर। प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम 4 है। प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है आपका, 6। प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम है 11। एंड प्रोसेस P5 का जो कंप्लीशन टाइम है, क्योंकि कितने पर कंप्लीट हो रहा है P5, 15 पर। सो यू हैव कैलकुलेटेड द कंप्लीशन टाइम दैट इज CT। CT आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप फुल फॉर्म में लिख रहेंगे कंप्लीशन टाइम, राइट। सो आप कंप्लीशन टाइम आपने गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग फिल कर लिया। अब हमें पता है कि टर्न अराउंड टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टर्न अराउंड टाइम का हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था। टर्न अराउंड टाइम आपका होता है completion time minus arrival time. I'm repeating again. If you want to calculate the turnaround time for the process, turnaround time will be your completion time minus arrival time, right? So turnaround time आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, completion time minus turnaround time। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आप P1 के लिए मुझे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 3, और इसका जो अराइवल टाइम था वो था 0। क्वेश्चन में गिवन था आपको 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। नेक्स्ट P2 के लिए कितना हो जाएगा, इसका कंप्लीशन टाइम है 4, माइनस ये अराइव कब हुआ था, 1 पर। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट P3 के लिए कैलकुलेट करें तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 6, माइनस ये कब अराइव हुआ था, 2 पर। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट P4 के लिए कैलकुलेट करें तो P4 का कंप्लीशन टाइम है 11 और ये 3 पर अराइव हुआ, तो 11 माइनस 3। इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट दिस टर्न अराउंड टाइम, राइट। एंड देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम के लिए एक फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और एक दूसरा मेथड भी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से। आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए टर्न अराउंड टाइम, राइट, आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका P1 कितने टाइम पर अराइव हुआ, 0 पर। तो P1 का जो वेटिंग टाइम है, P1 को वेट करना ही नहीं पड़ा, 0 पर ही वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, तो P1 के लिए वेटिंग टाइम हो गया 0। नेक्स्ट बात करें P2 के लिए। P2 को रिस्पॉन्स कब मिला, P2 को जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला वो 3 सेकंड पर मिला या 3 नैनो सेकंड पर मिला, P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स। माइनस P2 कब आ गया था, P2 1 सेकंड पर आ गया था, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इसका वेटिंग टाइम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट क्लास में एंट्री ले रहा है 9:10 पर, राइट। 9:10 पर वो एंट्री ले रहा है और 9:12 पर टीचर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है, राइट।
तो उसका जो वेटिंग टाइम है कितना है, क्योंकि वो 10 सेकंड पर 9:10 पर आ चुका था और उसको 9:12 पर उसको टीचर का रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि टीचर उसको क्वेश्चन कब सॉल्व करा रहा है, आफ्टर 2 मिनट्स। तो स्टूडेंट का वेटिंग टाइम कितना हुआ, 2। तो इस केस में इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे कि प्रोसेस आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिल रहा है, 3 पर, और वो कितने टाइम पर आ गया था, 3 - 1, तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें P3 के लिए, प्रोसेस P3 को जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है वो 4 पर मिल रहा है और उसका अराइवल टाइम क्या था, वो 2 सेकंड पर आ चुका था, तो 4 - 2 = 2। इन द सिमिलर वे P4 के लिए जो वेटिंग फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो 6 है और P4 का जो वेटिंग टाइम अराइवल टाइम है वो 3 था, तो 6 - 3 = 3। एंड देन एट लास्ट यू कैन कैलकुलेट इन द सिमिलर वे, or else you can calculate the waiting time using the formula, and the formula is waiting time equal to आपका turn around time में से आप burst time माइनस कर दीजिए। Turn around time minus burst time is the formula for calculating the waiting time, right? You can use this formula for calculating the waiting time. Now what we need to do, we need to calculate the average waiting time. So how you can calculate average turnaround time and average waiting time? इस पूरे एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए इस पूरी वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, बिकॉज देयर आर 5 प्रोसेसेस। तो आप इस तरह से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम का। इन द सिमिलर वे एवरेज वेटिंग टाइम के लिए आप वेटिंग टाइम वाले कॉलम का समीशन करके ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। Now what happens if the arrival time of two processes is same? So this is an important point. अगर आपके दो processes का arrival time same है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उस प्रोसेस को शेड्यूल करना है, प्रोसेस को टाइम देना है जिसका की प्रोसेस आईडी कम है, राइट? अगर आपका अराइवल टाइम सेम मिल जाता है तो हम उस प्रोसेस को यहाँ पर प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस को सीपीयू का टाइम देंगे जिसकी लोएस्ट प्रोसेस आईडी है। As we can see here, what I have discussed, if arrival time are same, अगर आपका arrival time दो processes का same है, then schedule the process which has lowest process ID, right? तो आपको उस process को schedule करना है जिसकी की process ID आपकी कम है। So you can solve this question. Process number दिया है आपको, arrival time दिया है, burst time दिया है। Here we are seeing that arrival time for process P2 and for process P6 is the same, right? यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो हम किस प्रोसेस को पहले फर्स्ट प्रोसेस करेंगे जिसकी की कम प्रोसेस आईडी है, तो कम प्रोसेस आईडी किसकी है, P2 की, तो हम P2 को पहले प्रोसेस करेंगे। आई होप नाउ दैट विल बी क्लियर टू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज SJF। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि SJF जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो किससे सफर करता है, वो आपकी कन्वॉय इफेक्ट से सफर करता है। इट मींस अगर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम पहले लार्ज आ जाए तो आपके जो प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं जो कि है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज SJF। सो SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहता है पहली चीज कि अगर जिन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है आप उन्हें पहले सीपीयू को एलोकेट करेंगे, राइट? So this algorithm associates with each process the length of the process next CPU burst. When the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst, right? So CPU यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जैसे FCFS का क्राइटेरिया था कि वो अराइवल टाइम पर बेस्ड था FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बट यहाँ पर शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसका क्या क्राइटेरिया है, वो बर्स्ट टाइम पर बेस्ड है, राइट? बर्स्ट टाइम को आप कंपेयर कराते हैं। सो इफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ टू प्रोसेस आर द सेम, अगर किन्हीं भी दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सेम है, देन यू विल यूज FCFS शेड्यूलिंग। इट मींस जो पहले आया था आप उसे पहले प्रोसेस करेंगे एंड यू विल ब्रेक द टाई, राइट? आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू। एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। तो क्राइटेरिया यहाँ पर बात करें, क्राइटेरिया आपका बर्स्ट टाइम है और मोड आपका नॉन प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब अभी डिस्कस किया था। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब यह है कि आप प्रोसेस को बीच में पॉज नहीं कर सकते, जब तक प्रोसेस अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं करता तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा। I hope that will be clear to you. Criteria is burst time and mode is non-preemptive. So let us discuss an example of shortest job first, so that you can better understand this topic.
Let us consider this example. Here we are given 5 processes P1, P2, P3, P4 and P5. Their arrival time is given and their burst time is given. We have to calculate average turnaround time and average waiting time using shortest job first. So first of all, what we need to do, we need to we need to draw a Gantt chart for the above question. So how we will make the Gantt chart? Gantt chart आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पर Gantt chart के लिए 0 से इनिशियलाइज किया. अब हमने देखा कि जीरो पर हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं अराइव हो रहा है, राइट. जीरो पर कोई भी प्रोसेस नहीं अराइव हो रहा है. प्रोसेस कब अराइव हो रहा है? 1 पर, क्योंकि P1 का अराइवल टाइम क्या है? 1. सो 0 से 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड के लिए सीपीयू हमारा यहाँ पर आइडल था. इट मींस नो प्रोसेस वाज एग्जीक्यूटिंग इन द सीपीयू. सो 0 से 1 सेकेंड तक यहाँ पर हम इस तरह से ब्लैंक शो कर देंगे. 1 पर कौन आया? प्रोसेस P1. नाउ P1 का जो बर्स्ट टाइम था वो कितना था? P1 का बर्स्ट टाइम था 7. So it will execute, it will take time 1 to 7 and it will become here 8, क्योंकि ये 8 पर कंप्लीट होगा. एक सेकंड पर स्टार्ट हुआ इसका एग्जीक्यूशन, 8 पर कंप्लीट होगा. बट इसी बीच में 1 से 8 तक के टाइम के बीच में 2 सेकंड पर कौन अराइव हो चुका है यहाँ पर? अगर हम देखें तो 2 सेकंड पर हमारा यहाँ पर आ चुका है प्रोसेस P2 एंड देन 3 पर कौन आ चुका है? 3 पर आ चुका है आपका प्रोसेस P3 अराइव हो चुका है. फिर 4 पर हमारा अराइव हो चुका है कौन? P4 कितने टाइम पर आया है? 4 पर. और उसके बाद हमारा 5 पर आ चुका है P5. तो हमारे इतने प्रोसेस, सारे प्रोसेस हमारे अराइव हो चुके हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, अराइवल टाइम 5 पर P5, अराइवल टाइम 4 पर P4 एंड अराइवल टाइम 3 पर आया है हमारा P3. तो ये सारे प्रोसेस हमारे अराइव हो चुके हैं. अगर हम देखें कि किसको हमें नेक्स्ट सीपीयू असाइन करना है, सीपीयू को कौन से प्रोसेस को असाइन करना है, तो हम इन चारों प्रोसेस में से देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है. तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम कम है वो किसका है? 1 का, राइट. और 1 किसका है बर्स्ट टाइम? 3 का. तो हम यहाँ पर किसे एस एलोकेट कर देंगे? प्रोसेस P3 को हम यहाँ पर टाइम दे देंगे, क्योंकि क्या है? शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट. शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का मतलब है जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसे आप पहले टाइम दे देंगे. तो ये 3 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, तो ये हो जाएगा 9. अब आपका यहाँ पर P3 कंप्लीट हो चुका है, P1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हम बात करें 2, 4, 5. 2, 4, 5 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है? 2, 4 और 5 में से प्रोसेस P4 का बर्स्ट टाइम कम है, क्योंकि प्रोसेस P4 का बर्स्ट टाइम है 2. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 से 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपका 11 हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब किसे टाइम देंगे, तो P4 कंप्लीट हो चुका है. अब प्रोसेस P2 और P5 रिमेनिंग है, राइट. तो यहाँ पर अगर हम चेक करें प्रोसेस P किसका बर्स्ट टाइम कम है? P2 का. तो सबसे पहले हम यहाँ पर P2 को टाइम दे देंगे, बिकॉज दिस इज शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट. P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 5. तो 11 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पर? 16. एंड देन एट लास्ट यू विल गिव टाइम टू प्रोसेस P5 बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम. तो P5 को टाइम दिया, तो ये 16 प्लस 8 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24. नाउ वी नीड टू ड्रॉ दिस टेबल, राइट. Here we are given the same process P1, process P2, process P3, process P4 and process P5. These are 5 processes. Arrival time is 1, 2, 3, 4 and 5. Burst time कितना given है? Burst time is 7, 5, 1, 2 and 8. Now we need to calculate the, this is already given in the question, we need to calculate the completion time. तो अगर P1 के completion time की बात करें, P1 कब complete हो रहा है? 8 पर, right. So completion time of P1 is 8, completion time of P2 is 16. Here we can see that P2 is completing at 16. So completion time of P2 is 16 and then P3 का completion time 9 है, P3 का completion time 9. P4 के completion time की बात करें, P4 का completion time है आपका 11. P5 का completion time है आपका 24, राइट. आपने यहाँ पर completion time लिख लिया. अब हमें turn around time पता है. turn around time कितना होता है? completion time minus arrival time. So completion time is 8 minus arrival time is 1. तो ये कितना मिलेगा आपको?
9, 8 minus 1 equal to 7. फिर इसका completion time 16 minus arrival time is 2. ये आपको कितना मिलेगा? 14. Then P3 का completion time है आपका 9 और इसका arrival time है 3. So what it will become? It will be 6. And then आपको next calculate करना है तो 11 minus arrival time is 4. ये आपको मिलेगा 7. और P5 के completion time की बात करें तो ये हो जाएगा 24 because it is completing at 24 and it is arriving at 5. तो टर्न अराउंड टाइम का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम एंड इट विल बी 19. अब आप एवरेज टर्न अराउंड कैलकुलेट कर सकते हैं. योर एवरेज टर्न अराउंड टाइम विल बी 7 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5. तो ये जो आपको मिलेगा एवरेज वेटिंग टाइम डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा 10.6. दिस विल बी एवरेज टर्न अराउंड टाइम 10.6. एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो पहले वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. टर्न अराउंड टाइम इज 7, बर्स्ट टाइम इज 7, सो इट इज 0. नेक्स्ट प्रोसेस 2 की बात करें, टर्न अराउंड टाइम इज 14 माइनस बर्स्ट टाइम इज 5. तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 9. एंड देन 6 इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज 1. ये आपको मिलेगा 5. This is 5. Next आपका टर्न अराउंड टाइम इज 7 माइनस बर्स्ट टाइम इज 2. ये आपको मिल जाएगा अगेन 5 एंड टर्न अराउंड टाइम इज 19 माइनस बर्स्ट टाइम इज 8. ये आपको मिल जाएगा 11. Now, if you want to calculate the average waiting time, you will add all these figures, all these numbers, 0 plus 9 plus 5 plus 5 plus 11, and you will divide it by 5. So what it will be? It will be 6. So student, I hope shortest of first आपको clear होगा algorithm. Now the important point to note is कि अगर आपका बर्स्ट टाइम सेम है किन्हीं भी दो प्रोसेसेस का, लेट्स से कि बर्स्ट टाइम में टाई है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का जो क्राइटेरिया वो बर्स्ट टाइम पर बेस्ड है. तो अगर किन्हीं भी दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम है एंड यू डोंट नो कि किस प्रोसेस को हम पहले टाइम दें क्योंकि दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम आ रहा है, तो उस केस में आप FCFS अप्लाई करेंगे. इट मीन्स अगर बस टाइम किन्हीं भी दो प्रोसेस का सेम है तो आप अराइवल टाइम के बेस पर आप प्रोसेस को CPU को एलोकेट करेंगे. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. तो thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.